गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अंकित गुप्ता JNV झालावाड़ से आशा करता हूँ आप सभी घर पर खुश होंगे, सुरक्षित होंगे। इस महामारी की स्थिति में, इस पैंडेमिक सिचुएशन में स्टे होम स्टे सेफ, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। आपकी पढ़ाई आगे अच्छे से चलती रहे, उसके लिए आज फिर मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और इस वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इससे पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल। हर एक चीज़ स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनती है और वो जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। तो आज अपन उनमें से एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअल में ये एटम कैसे होते हैं। एटम क्या स्मॉलेस्ट पार्टिकल है या एक्चुअल में उससे भी स्मॉल पार्टिकल नेचर में प्रेजेंट है। अगर वो स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट है तो वो एटम में कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है इस जो पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसकी थोड़ी सी एक नॉलेज आपको पहले से होनी चाहिए कि एटम इंडिविजिबल नहीं है, उससे भी छोटे पार्टिकल उसके अंदर प्रेजेंट है। वी कैन सब डिवाइडेड एटम इनटू 3 पार्ट्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, जो उससे भी स्मॉल पार्टिकल्स हैं। अब ये पार्टिकल्स होते क्या हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, इन पर चार्ज क्या आता है, कौन पॉजिटिवली चार्ज है, कौन नेगेटिवली चार्ज है, किसका मास ज़्यादा है, किसका मास कम है, तो इन सब के बारे में इस चैप्टर में अपन डिस्कशन करेंगे। और इसका इंपॉर्टेंट थिंग है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अगर एक्चुअल में एटम के अंदर हैं तो एटम के अंदर ये कहाँ रहते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अभी तक आपने अपने माइंड में एक इमेज बना रखी होगी एटम की। आई थिंक सबने एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर अपने माइंड में रख रखा होगा एटम का, जो एक स्मूथ स्ट्रक्चर है। उसके अंदर कुछ भी अभी तक आपने इमेजिन नहीं किया है, क्योंकि अभी तक जहाँ तक आपने पढ़ा हुआ है एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब सबसे छोटे पार्टिकल को, एक इंडिविजुअल पार्टिकल को, अनब्रेकेबल पार्टिकल को आपने अभी अपने माइंड में इमेजिन किया हुआ है, जस्ट लाइक ए बॉल। अब चलते हैं इसकी हिस्ट्री पर कि एटम की डिस्कवरी कैसे हुई, फिर एटम के बाद कौन कौन से पार्टिकल डिस्कवर हुए, उनकी प्रेजेंस का आइडिया कैसे लगा। तो बात करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक फोटो डिस्प्ले हो रही है, ये है महर्षि कन्नड़। महर्षि कन्नड़ एक इंडियन ऋषि थे। इन्होंने सबसे पहले बताया कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल। हर एक चीज़ स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनती है और उन स्मॉल पार्टिकल को कहते हैं आप परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु। यहाँ मेंशन भी किया हुआ है। तो महर्षि कन्नड़ ने सबसे पहले बताया परमाणु के बारे में, और इन्होंने देखिए क्या बताया। तो इन्होंने बताया पोस्टुलेटेड दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज परमाणु। इन्होंने कहा कि मैटर जो है, हर एक चीज़ जिसको आप सब्सटेंस कहें, एलिमेंट कहें, कंपाउंड कहें, हर एक थिंग स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बनती है और उन स्मॉल पार्टिकल्स को इन्होंने कहा परमाणु। चलिए, यानी अभी तक जो छोटा पार्टिकल आप इमेजिन कर रहे हैं अपने माइंड में, वो स्मॉल पार्टिकल जो है वो है एक परमाणु। क्लियर? जिसको आपने इमेजिन किया हुआ जस्ट लाइक ए बॉल। ये आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, एक बॉल की तरह आपने इसको इमेजिन किया हुआ है जो कंटिन्यूस है। इसके अंदर और कोई पार्टिकल अभी तक आपके माइंड में नहीं आए हैं, क्योंकि अभी तक आपने एटम को एक इंडिविजिबल पार्टिकल माना हुआ है। इसके बाद एक साइंटिस्ट और आए जिन्होंने एटम के बारे में बताया है, वो थे जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन जो थे एक इंग्लिश साइंटिस्ट हैं। इन्होंने बताया कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। चलिए, इन्होंने भी वही कहा कि हर एक चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है और वो छोटे पार्टिकल कौन है? एटम। डिफरेंस ये था कि यहाँ महर्षि कन्नड़ ने उनको परमाणु कहा, इस स्मॉल पार्टिकल को जिससे हर एक चीज़ बनती है, और इन्होंने उसको एटम कहा है। और एटम का मीन्स होता है अनब्रेकेबल, जिसको तोड़ा नहीं जा सके। इसी वजह से इन्होंने सेकंड पॉइंट कहा था एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल। एटम इंडिविजुअल पार्टिकल है, इसको कितना भी कोशिश करूं मैं इसको तोड़ नहीं सकता हूं, क्योंकि इससे कोई छोटा पार्टिकल पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इसको तोड़ पाता हूं, इसको ब्रेक कर पाता हूं, तो मैं कह सकता हूं इसके हाफ पीस कर दिया, इट मीन्स मैं कह सकता हूं कि इसके दो पार्ट हो गए, तो दो छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक हो गया। पर एक तरफ मैं कहता हूं कि एटम इंडिविजिबल है। इंडिविजिबल है मतलब ये तोड़ा नहीं जा सकता है।
जब तक इसको तोड़ नहीं सकते तब तक इससे छोटा पार्टिकल पॉसिबल नहीं है। इसके साथ इन्होंने कहा कि डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम डिफरेंट होंगे। एलिमेंट्स जैसे आप पढ़ते हैं आयरन है, मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं, मेटल्स भी सब क्या है, एलिमेंट्स में आती है। तो आयरन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। नॉन मेटल्स भी आप डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो जहां अपन ने देखा है, तो यहाँ पर ने देखा है कि जो आपके मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स सभी एलिमेंट है, उन सबके जो एटम्स हैं वो डिफरेंट होंगे। यानी आयरन का जो एटम है और कॉपर का जो एटम है वो सेम नहीं होंगे। इनकी रेडियस अलग अलग होगी, इनके मासेस अलग अलग होंगे, इनका स्ट्रक्चर अलग होगा। यानी आप कह सकते हैं कि आयरन का और कॉपर का एटम सेम नहीं होगा। इसका मतलब हर डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट होंगे, ऐसा भी जॉन डाल्टन ने बताया। चलिए इसके बाद डिस्कशन करते हैं। अभी तक आप ये मान रहे हैं कि ये जो एटम है इंडिविजिबल है, इसमें कोई स्मॉल पार्टिकल नहीं है, पर आपके सामने एक साइंटिस्ट का फोटो डिस्प्ले हो रहा है। साइंटिस्ट हैं जे थॉमसन। जे थॉमसन ने आइडिया दिया अबाउट इलेक्ट्रॉन। इन्होंने डिस्कवरी की किसकी, इलेक्ट्रॉन की। और इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन एक बहुत स्मॉल पार्टिकल है जो एटम से भी छोटा है और वो एटम के अंदर प्रेजेंट है, यानी एटम के अंदर रहता है। तो यहाँ जो जॉन डाल्टन ने कहा था वो थोड़ा सा गलत हो रहा है कि जॉन डाल्टन ने कहा था कि हर पार्टिकल या एक एटम जो है वो इंडिविजिबल है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता और उससे छोटा पार्टिकल ऑब्टेन करना पॉसिबल नहीं है। पर यहाँ जे थॉमसन ने कहा है कि एटम से भी छोटा पार्टिकल है, वो है इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, वो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से मान लीजिए अब आपकी माइंड में जो इमेज बन गई है थोड़ी सी चेंज हो गई होगी कि ये जो आपका एटम आप कह रहे थे, अब ये एटम एक सिंगल पार्टिकल नहीं रहा, इसके अंदर भी कुछ स्मॉल पार्टिकल है, वो है इलेक्ट्रॉन। और थॉमसन ने कहा ये इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं जिनका मास नेग्लिजिबल होता है। यानी एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को कहा गया है इलेक्ट्रॉन। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए और वो साइंटिस्ट थे, आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, ये हैं ई गोल्डस्टीन। तो ये आइगन गोल्डस्टीन थे। इन्होंने बताया, इन्होंने डिस्कवर किया किसको, प्रोटॉन को। इन्होंने भी कहा कि एटम के अंदर एक और पार्टिकल प्रेजेंट है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। यानी एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और प्रेजेंट है एटम के अंदर, और उस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को नाम दिया उन्होंने प्रोटॉन। ये प्लस शो कर रहा है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो, पी शो कर रहा है इट इज अ प्रोटॉन। तो जैसे ही गोल्डस्टीन ने ये कहा कि इसमें और पार्टिकल प्रेजेंट है और वो पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसी के साथ आप कह सकते हैं कि अब एटम इंडिविजिबल नहीं रहा। वी कैन सब डिवाइड इट इनटू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अगर मैं एटम को तोड़ता हूं तो मैं उसमें से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अलग कर सकता हूं। यानी अभी दो पार्टिकल आपके माइंड में आ चुके होंगे कि अब एटम इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं रहा या स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं रहा, उससे भी एक स्मॉल पार्टिकल आपके सामने आ चुके हैं, वो है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे कि इनकी डिस्कवरी कैसे की गई, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया, ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को कैसे डिस्कवर किया, ये भी अपन डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। बट सबसे पहले ये मान लीजिए अब इमेजिनेशन आपका थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए, या एटम का स्ट्रक्चर धीरे धीरे आपके माइंड में बन जाना चाहिए। जो अपना चैप्टर का मेन मोटिव है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो क्लियर यही करना है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो थोड़ी देर पहले तक आपके माइंड में एक इमेज थी कि एटम एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है और वो उसके अंदर कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, उससे छोटा पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब वो अपने आप में एक सिंगल पार्टिकल है। पर नाउ थोड़ा सा आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो चुका होगा कि अब आपकी इमेजिनेशन में एटम से भी छोटे पार्टिकल आ रहे होंगे। वो छोटे पार्टिकल कौन है, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। और एक और साइंटिस्ट हैं जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, इन्होंने डिस्कवरी की थी न्यूट्रॉन और इनका नाम है जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक ने डिस्कवरी की थी न्यूट्रॉन की, किसके, न्यूट्रॉन। इन्होंने कहा एक टाइप के पार्टिकल और प्रेजेंट है एटम के अंदर और वो पार्टिकल न्यूट्रल होते हैं, मींस उन पर कोई चार्ज नहीं होता है। और कोई चार्ज नहीं होता है इट मींस जीरो चार्ज होता है, ना तो उनका नेचर पॉजिटिव है ना उनका नेचर नेगेटिव है, वो न्यूट्रल है, इसलिए इनको कहा गया है न्यूट्रॉन। तो अब देखिए आपके माइंड में 3 पार्टिकल्स आ जाने चाहिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब एटम कंटेन्स 3 टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसका मतलब एटम के अंदर 3 टाइप के पार्टिकल होते हैं। इसमें देखिए
प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब इसका चार्ज जीरो है। तो प्लस माइनस ओवरऑल हो जाता है जीरो, और ये भी जीरो। इसका मतलब ओवरऑल एटम कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सही पहचाना आपने, ओवरऑल एटम होना चाहिए न्यूट्रल, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्लियर? अब इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है, आगे अपन डिस्कस करेंगे कि जरूरी नहीं है प्रोटॉन एक ही हो, प्रोटॉन दो भी हो सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर प्रोटॉन टू होंगे तो टू प्लस हो जाएगा, तो न्यूट्रल करने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन भी डेफिनेटली टू ही होंगे। यानी जितने भी एटम आज तक डिस्कवर हुए हैं सभी न्यूट्रल हैं, और ऐसा माना जाता है कि सभी में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल होता है। अगर किसी एटम में 5 इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली प्रोटॉन भी 5 होंगे, जिससे ओवरऑल चार्ज +5 -5 जीरो हो जाना चाहिए। क्लियर? तो आप ये ध्यान देंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होते हैं, न्यूट्रॉन से इनका कोई रिलेशन नहीं है। न्यूट्रॉन कम ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं, बट ये दोनों हमेशा इक्वल रहेंगे। तो इस तरीके से अब आपके माइंड में आ गया होगा कि एक एटम की जो इमेज बन रही होगी, वहाँ 3 पार्टिकल आपको उसके अंदर दिखाई देंगे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। इसमें से नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड न्यूट्रल न्यूट्रॉन। इसी बीच एक साइंटिस्ट और आए थे जिनका भी काफी नाम है, वो भी आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। इनका नाम है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस। अब आप सोच रहे होंगे न्यूक्लियस भी कोई एक और पार्टिकल होगा जो इस एटम में प्रेजेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। एटम के अंदर ओनली 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब जो एटम के अंदर प्रेजेंट है। तो एटम में ओनली 3 पार्टिकल प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फिर ये न्यूक्लियस क्या चीज है? तो न्यूक्लियस एक रीजन है। न्यूक्लियस क्या है? कोई पार्टिकल नहीं है, इट इज अ रीजन और अ प्लेस। ये एक ऐसी जगह है जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कलेक्टिवली रहते हैं, यानी एक साथ रहते हैं। यानी इन्होंने आइडिया दिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए, इन्होंने क्या बताया कि कौन कौन से पार्टिकल प्रेजेंट हैं, पर ये नहीं बताया ये पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सारे एक साथ रहते हैं या कोई सरकमफेरेंस पे रहता है, कोई सेंटर में रहता है। इसका कोई आइडिया अभी तक इन्होंने किसी ने नहीं दिया था। फर्स्ट टाइम ये आइडिया किसने दिया है? रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड ने कहा कि जो इसका स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप से रहता है जो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। यानी सेंटर में रहते हैं आपके प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन इस टाइप से इन पाथ पर रिवॉल्व करते हैं। यानी आप कह सकते हैं सेंटर में एक रीजन है, जिस रीजन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इस रीजन को ही कहा गया है न्यूक्लियस। क्या कहा गया है? न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस एक तरीके से सेंटर पार्ट ऑफ एटम, एटम का जो सेंटर वाला पार्ट है जहां कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ रहते हैं। इस पूरे कंप्लीट पार्ट को कहा जाता है, या कंप्लीट रीजन को, इस जगह को कहा जाता है न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन, जो इस टाइप से इसके आसपास घूमते हैं, और जिस पाथ पर वो घूमते हैं उनको कहते हैं शेल या ऑर्बिट। जैसे सन के अराउंड अर्थ घूमता है तो सन को एक तरीके से आप मान लीजिए न्यूक्लियस, और उसके अराउंड जो अर्थ घूम रही है उसको आप मान लीजिए इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा ही कुछ प्लेनेटरी सिस्टम आपके सामने मिलेगा। रदरफोर्ड ने भी कहीं ना कहीं इस चीज से ही कंपेयर किया था। तो देखिए, तो अब एक माइंड में क्लियर इमेज आपकी और आ गई होगी। जो पहले इमेज थी कुछ इस टाइप की थी, अब ये इमेज चेंज होकर इस टाइप की आपके माइंड में आ जानी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। और न्यूक्लियस क्या है? तो न्यूक्लियस सेंटर ऑफ एटम है जहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कंबाइनली प्रेजेंट होते हैं। चलिए, अब आता हूं मैं। अब ये स्ट्रक्चर आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा, मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूं। देखिए, अपन को डिस्कस करनी है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, ये न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर्ड हुए, ये न्यूक्लियस के बारे में रदरफोर्ड ने कैसे बताया। पर ये सब डिस्कस करने से पहले अगर अपन को एक प्रेजेंट स्ट्रक्चर के बारे में पता हो कि एटम एक्चुअल में कैसा होता है, तब अपन इन डिस्कवरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे या समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक एटम के स्ट्रक्चर के बारे में या प्रेजेंट स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूं, जो आफ्टर डिस्कवरी, सब डिस्कवरी होने के बाद अब जो इमेजिन किया जाता है वो एटम को कैसे इमेजिन किया जाता है। चलिए मैं जाता हूं स्लाइड पे। देखिए, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इमेजिन किया जाता है किसका? एटम का। इसमें माना जाता है जो सेंटर है, यहां सेंटर में रहता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब कोई पार्टिकल नहीं, ये स्पेस। और इस स्पेस में कौन कौन रहते हैं? तो ये पॉजिटिवली चार्ज तो हो गए आपके प्रोटॉन,
और यहाँ जो आपके ब्लू कलर के पार्टिकल हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं दिखाया गया है वो है न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रह रहे हैं सेंटर में, और उसके अराउंड इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रेगुलरली रिवॉल्व करते रहते हैं, कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो उसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं उसको अपन येलो कलर के पार्टिकल से शो कर रहे हैं, और इस पर चार्ज दिखाया हुआ है नेगेटिव। और ये जिस पाथ पर जो डिजाइन किया हुआ है, जो रास्ता है, जो पाथ है जिस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उनको आप कहते हैं शेल या ऑर्बिट। क्या कहते हैं? शेल या ऑर्बिट। अब आपको ध्यान ये देना है कि शेल जो है वो एक शेल नहीं है, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सभी इलेक्ट्रॉन एक साथ न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व नहीं करते, यानी उनके अपने आप के अलग अलग पाथ होते हैं। जैसे आपने देखा ये फर्स्ट शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, और बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं? सेकंड पाथ पर। तो ये जो फर्स्ट पाथ है इसको फर्स्ट शेल कह सकते हैं, और इस सेकंड पाथ को सेकंड शेल। यानी इलेक्ट्रॉन शेल में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन एक साथ एक शेल में रिवॉल्व नहीं करते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ एक जगह ही रहते हैं, ये रिवॉल्व नहीं कर रहे हैं। ये सेंटर में है, उस सेंटर को आपने न्यूक्लियस कहा है। यानी सेंटर में आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए हैं और उसके अराउंड कुछ शेल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। इस टाइप का एक इमेजिनेशन आपके माइंड में आ जाना चाहिए। एक और डायग्राम यहाँ पर मैंने आपको दिया हुआ है, वो भी यही है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। एक्चुअल में इनमें डिफरेंस ये है कि यहाँ आपने शेल को एक 2 डायमेंशनल पाथ माना हुआ है, और ऐसा माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन एक 2 डायमेंशनल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। बाद में पता लगा कि इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल पोजीशन का आइडिया नहीं लगाया जा सकता, केवल इमेजिन किया जा सकता है। तो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन ये मान के चलिए 3 डायमेंशनल पाथ में घूमते रहते हैं, यानी ये एक पर्टिकुलर शेल में इस तरीके से घूम तो रहे हैं, पर ये मान लीजिए इस तरीके से रिवॉल्व होंगे तो आप ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर रेडियस पर जरूर घूम रहे हैं, पर ये शेल भी इनका इस तरीके से रिवॉल्व हो रहा है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर पाथ अभी तक इलेक्ट्रॉन का नहीं पता लगा है। उसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन को ना तो मैं देख सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन ना तो नेकेड आई से देखा जा सकता है ना माइक्रोस्कोप से, इतना छोटा पार्टिकल है। केवल मैं एक प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर ये पता कर सकता हूँ इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल रहा है या अपना ज़्यादातर टाइम कहाँ स्पेंड कर रहा है। तो इस अकॉर्डिंग ये माना गया है कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है उसको ऑर्बिटल कहा गया है। अभी ऑर्बिटल से आप कंफ्यूज मत होइए, अभी इसको अपन आगे हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी इतना सा याद रखिए कि अभी आप ये इमेजिन कीजिए कि न्यूक्लियस के अराउंड कुछ शेल्स हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ नॉलेज मैं आपको और दे देता हूँ। एक वर्ड यूज होता है न्यूक्लियॉन्स। ये न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? तो देखिए न्यूक्लियॉन्स किसको कहा गया है? पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट है ये भी आपने देख लिया है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली मिलाकर कहा गया है न्यूक्लियॉन्स। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स, तो न्यूक्लियॉन्स क्या हैं? तो बहुत इजी सा आंसर है, पार्टिकल्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। थोड़ा सा यहाँ इलेक्ट्रॉन गलत हो गया है, इसकी जगह आप मान के चलिए न्यूट्रॉन। क्लियर? तो यहाँ क्लियर होता है कि, चलिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। चलिए प्रोटॉन एंड इसको न्यूट्रॉन मान लीजिए, दोनों को मिलाकर न्यूक्लियॉन्स कहा गया है। चलिए अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर क्या है? तो देखिए नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है उसी को कहा गया है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को मैं Z से रिप्रेजेंट करता हूं, प्रोटॉन को मैं अगर P से रिप्रेजेंट करता हूं, इट मींस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन मिलते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर है। अगर मान लीजिए हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन मिलता है, इट मींस उसका एटॉमिक नंबर 1 है। अगर हीलियम में 2 प्रोटॉन मिलते हैं, इट मींस उसका एटॉमिक नंबर 2 है। तो इस अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर डिसाइड किया गया है प्रोटॉन के अकॉर्डिंग। अब आप सोच रहे होंगे जब वो प्रोटॉन का ही नंबर है तो एटॉमिक नंबर क्यों बोल रहे हैं उसको? तो उसका रीजन देखिए, जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर हुए तो उनको एक सीरीज में जमाया गया, और वो सीरीज में जमाया गया अकॉर्डिंग टू प्रोटॉन। जैसे जिसमें 1 प्रोटॉन मिला, जैसे हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन था तो उसको नंबर 1 पे रखा, हीलियम में 2 प्रोटॉन थे तो उसको सेकंड नंबर पे रखा, लिथियम में 3 प्रोटॉन थे तो उसको थर्ड नंबर पे रखा। तो आप देखिए जितना प्रोटॉन उसी नंबर पर आ गया, 3 प्रोटॉन थर्ड नंबर, 4 प्रोटॉन फोर्थ नंबर, 5 प्रोटॉन फिफ्थ नंबर। इसका मतलब एटम का वो नंबर बन गया, यानी एटम का उस सीरीज में नंबर बन गया जितने प्रोटॉन थे। जैसे सोडियम का
11th नंबर पर आता है, यानी उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो डेफिनेटली उसमें 11 प्रोटॉन होंगे। कार्बन 6 नंबर पर आता है, कार्बन 6 नंबर पर आता है सीरीज में, इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो डेफिनेटली उसमें प्रोटॉन भी क्या होंगे, 6। तो आप दोनों तरीके से सोच सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, या उल्टा सोच सकते हैं जितने प्रोटॉन मिले उसको उसी नंबर पर रखकर उसका एटॉमिक नंबर बन गया। क्लियर? चलिए बात करते हैं मास नंबर। देखिए मास नंबर क्या है, मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम मिलाकर कहलाता है आपका मास नंबर। इसको कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि अगर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मास को कंपेयर करें तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में काफी ज्यादा है, या कहें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है या नेग्लिजिबल है। तो ये मान सकते हैं, अगर मैं इस एटम की बात कर रहा हूं तो एटम का जो मास है वो मेनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से है, इलेक्ट्रॉन तो निग्लिजिबल है। इसका मतलब आप ऐसा मान सकते हैं कि एटम का जो मास है वो कहाँ कंसंट्रेट रहता है, तो उसका टोटल मास उसके न्यूक्लियस में कंसंट्रेट रहता है, यानी न्यूक्लियस का जो मास होगा इन शेल के कंपेयर में काफी ज्यादा होगा, क्योंकि इन शेल में ओनली इलेक्ट्रॉन रहते हैं जबकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं एटम का जो मास है वो किसकी वजह से होता है, ओनली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसका कोई कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का नहीं है। तो आप कह सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिसकी वजह से एटम का मास है उनका टोटल नंबर ही मास नंबर कहलाता है। तो मास नंबर किसका नंबर लिया जाएगा, ओनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि एटम का जो मास है बस इन दो नंबर पर या इन दोनों के नंबर पर ही डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड नहीं करता है। अब इससे पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं Z इक्वल टू P होता है, यानी एटॉमिक नंबर प्रोटॉन बराबर होते हैं, तो मैं यहाँ P की जगह Z भी पुट कर सकता हूँ। चलिए अब इसका यूज देखिए क्या है, अगर मैं यहाँ से न्यूट्रॉन का नंबर निकालना चाहता हूँ तो Z को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा A माइनस Z। क्लियर? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कीजिए तो न्यूट्रॉन्स का नंबर आ जाता है। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन में मत आइएगा, एटॉमिक नंबर A से स्टार्ट है पर इसका सिंबल Z है और मास नंबर का सिंबल A है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। एटॉमिक नंबर A नहीं है, एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है, और मास नंबर हमेशा ज्यादा रहेगा और एटॉमिक नंबर हमेशा कम रहेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर में केवल प्रोटॉन आते हैं और मास नंबर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आते हैं। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन को माइनस करेंगे तो कौन बचेगा, न्यूट्रॉन, इसलिए आपका फॉर्मूला बन जाता है A माइनस Z। चलिए आगे आता हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, एटम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, सबसे पहले आप लिखते हैं उसका सिंबल, सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं यहाँ पर S से, किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, S। इस S का मतलब है यहाँ जो भी सिंबल है, हाइड्रोजन है H सिंबल है तो यहाँ H लिख देंगे, हीलियम है HE सिंबल है तो HE लिख देंगे, लिथियम है Li लिख देंगे। इसके आगे यहाँ सब स्क्रिप्ट में नीचे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर Z, और यहाँ सुपर स्क्रिप्ट में यानी ऊपर लिखा जाता है मास नंबर A। जैसे सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का सिंबल मैंने लिखा Na, यहाँ इसका एटॉमिक नंबर 11 लिखा है और मास नंबर 23 लिखा है। तो इसको देखकर आपको क्या आइडिया लगेगा, इस सिंबल को अगर आपके सामने रख दिया जाए और आपसे पूछा जाए इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो बहुत इजीली आप बता सकते हैं कि यहाँ जो सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है वही एटॉमिक नंबर है, यानी सोडियम का एटॉमिक नंबर हो जाता है 11। इसके बाद यहाँ देखिए मास नंबर A की जगह यहाँ आ रहा है 23, इसका मतलब सोडियम का मास नंबर हो जाता है 23, यानी सिंबल को देख के आप बहुत इजीली Z और A का आइडिया लगा पाएंगे। अब बात करते हैं, अगर आपको ये A और Z पता है तो इसकी हेल्प से आप प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, अभी आपने डिस्कस किया कि Z इक्वल टू P होता है, Z मतलब एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, तो यहाँ एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब प्रोटॉन्स भी कितने हो जाएंगे इसमें, 11। तो बहुत इजी है, जो एटॉमिक नंबर है वो ही प्रोटॉन है। अब देखिए ये है यहाँ पर मास नंबर और ये हो गया एटॉमिक नंबर, तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर से आ सकता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपको करना क्या है, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना है, यानी A माइनस Z। तो यहाँ A हो गया आपका 23 और Z हो गया आपका 11।
यानी 23 माइनस 11 करते ही आपका आंसर आ गया 12। तो इससे आपको आइडिया लग गया इसके अंदर कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे। तो 12 न्यूट्रॉन और 11 प्रोटॉन और दोनों का सम हो गया 23, यानी मास नंबर हो गया 23। क्लियर। तो बहुत इजी से कैलकुलेशन है। यहाँ जो सुपर स्क्रिप्ट है उसमें से सब स्क्रिप्ट को माइनस करके न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? न्यूट्रॉन। और एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा एक आइडिया आपको और देता हूं कि जो आपका न्यूक्लियर चार्ज किसको कहा गया है। तो देखिए जो आपका न्यूक्लियस है, आप सोच के बताइए कि न्यूक्लियस में कैसा चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। तो देखिए न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, जो यहाँ लिखा है। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज ही नहीं है, जीरो है। तो अगर मैं जीरो में प्लस करूंगा तो मुझे ओवरऑल आंसर मिलेगा प्लस। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं ओवरऑल इसमें आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा न्यूक्लियस के अंदर। अगर मैं पूरे एटम को लेता हूं तो फिर मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगा तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे माइनस, तो माइनस प्लस जीरो हो जाएगा। यानी एटम तो न्यूट्रल होगा पूरा, बट अगर मैं न्यूक्लियस लेता हूं तो न्यूक्लियस इसका पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इस पॉजिटिवली चार्ज को ही कहा जाता है न्यूक्लियर चार्ज। तो ये लिखा है टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज इक्वल टू टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑल एटम्स इन न्यूक्लियस। मान लीजिए यहाँ 6 प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, तो आप बताइए इस न्यूक्लियस में कितना चार्ज आएगा। तो एक न्यूक्लियस का चार्ज, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज +1 है, तो 6 प्रोटॉन का जो चार्ज होगा +6 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं यहाँ न्यूक्लियर चार्ज आपका +6 हो जाता है। यानी न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ओवरऑल जो प्रोटॉन है उनका चार्ज। तो यहाँ ओवरऑल प्रोटॉन अगर 6 है तो 6 प्लस हो जाएगा, 7 है तो 7 प्लस। तो इससे आप न्यूक्लियर चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल पर और आता हूँ। ये लिया मैंने कार्बन का एटम। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और मास नंबर है 12। तो सबसे पहले मैंने आपसे पूछा एटॉमिक नंबर Z क्या होगा, तो आप यहाँ से देख के कह सकते हैं सर 6 होगा। मैं आपको कहता हूँ कि सर ये मास नंबर क्या होगा A, तो आप यहाँ से देखकर सुपर स्क्रिप्ट में बहुत इजीली कह सकते हैं 12 होगा। अगर मैं कहता हूँ प्रोटॉन कितने होंगे, तो आप जानते हैं Z इक्वल टू P होता है, एटॉमिक नंबर जितना उतने ही प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर 6 है तो प्रोटॉन भी हो गए 6। अब न्यूट्रॉन निकालने का बहुत इजी सा तरीका मैंने आपको बताया था अभी जस्ट, कि आप सुपर स्क्रिप्ट में से सब स्क्रिप्ट को माइनस कीजिए, यानी A माइनस Z। तो 12 माइनस 6, तो आपके न्यूट्रॉन भी आ गए 12 माइनस 6 करके 6। अब आती है बात इलेक्ट्रॉन की। अब आपको पता है अगर आपका एटम ओवरऑल न्यूट्रल होगा तो जितने प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा, या कहूं तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज अगर +6 होता है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज -6 हो जाएगा। तो यहां अगर +6 है, 6 प्रोटॉन है, मान लीजिए आपको यहाँ 4 दिखाई दे रहे हैं, 2 पीछे छिपे हुए ऐसा मानिए। तो 6 अगर प्रोटॉन का 6 प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, तभी -6 + 6 0 होगा, तभी आपका एटम न्यूट्रल हो सकता है। इसका मतलब डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल टू 6 होंगे, क्योंकि एटम न्यूट्रल है। अगर एटम न्यूट्रल नहीं होगा तो फिर वो एटम कहलाएगा ही नहीं। अगर उस पर कोई चार्ज आ गया या कोई बच गया चार्ज, प्लस या माइनस चार्ज बच गया, तो वो आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आयन। तो जब तक मैं इसको एटम कह रहा हूं तो अंडरस्टूड है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर रखने हैं, और ये 6 है प्रोटॉन, तो आपके इलेक्ट्रॉन भी 6 ही शो करते हैं। तो यहां पर आपने देखा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों ही 6 आ रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि तीनों सेम आए, ये न्यूट्रॉन चेंज हो सकते हैं, बट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर ही रहेंगे। अगर मास नंबर मान लीजिए 13 होता है तो 13 माइनस 6 7 हो जाता है, ये चेंज हो जाता। क्लियर। चलिए आगे आते हैं। तो ये इस तरीके का एटम का स्ट्रक्चर आपके माइंड में आ चुका है, जिसमें इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, और छोटा सा पार्ट जो सेंटर में आपको दिख रहा है उसको आप कह रहे हैं न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में 2 टाइप के पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, जिसमें से एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, और जो इसके अराउंड ये रिवॉल्व कर रहे हैं, ये रेड कलर के पार्टिकल जो शो कर रहे हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। क्लियर। अब जो प्रोटॉन है आपके और न्यूट्रॉन हैं, इनके अंदर भी और छोटे पार्टिकल होते हैं। ये हायर क्लासेस में आप डिस्कस करेंगे, जिनको आप कहते हैं क्वार्क। क्या कहते हैं? क्वार्क। यानी अभी तो अपन ने इतना कहा कि एटम से भी छोटे पार्टिकल है। कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में, और अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं।
बट इनके अंदर अगर मैं जाता हूं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर, तो इनके अंदर और छोटे पार्टिकल प्रेजेंट है और वो है क्वार्क, पर वो अपनी स्टडी में नहीं है। अपन को कहां तक जाना है कि आपका जो एटम है उसमें 3 ही टाइप के पार्टिकल हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। चलिए, तो अब ये न्यूक्लियस क्या है बता दिया है मैंने आपको। न्यूक्लियस इज अ रीजन वेयर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। और ये कहां प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस? वेरी गुड, ये कहां प्रेजेंट होता है? सेंटर में प्रेजेंट होता है। और इसको छोड़ दिया जाए, यानी मैं इसको कवर कर देता हूं, इसको ढक देता हूं, तो इसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है ये रेड कलर से जो शो हो रहा है, जिसमें शेल मान लीजिए, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, तो बचा हुआ जो पार्ट है ये पूरा ये पार्ट कहलाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। यानी न्यूक्लियस को छोड़कर जो पार्ट बचा है वो टोटल पार्ट कहलाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। यानी यहाँ एटम के 2 पार्ट हो जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट है न्यूक्लियस और बचा हुआ पार्ट है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। अब थोड़ा सा इनकी रेडियस का मैं आपको आइडिया देता हूं। देखिए, जो आपका रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है यहां दे रखा है आपका 10⁻⁻13 से -12 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर देता हूं तो -2 और आ जाएगा, यानी 100 से और डिवाइड करूंगा तो -15 हो जाएगा। तो न्यूक्लियस की रेडियस की जो ऑर्डर है अप्रोक्सीमेटली 10⁻−15 मीटर। इमेजिन कीजिए 10⁻−15 मीटर, यानी 0.00014 टाइम्स 0 देन 1। इतनी छोटी क्वांटिटी को आप देख भी नहीं सकते हैं, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, केवल एक इमेजिनेशन है। और एटम की जो रेडियस है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ 10⁻−8 सेंटीमीटर है, तो उसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ 10⁻−10 मीटर। क्लियर? तो अगर मैं एटम की रेडियस को न्यूक्लियस की रेडियस से डिवाइड करूं, यानी 10⁻−10 को 10⁻−15 से डिवाइड करता हूं, तो आंसर विल बी 10⁻5। 10⁻5 मीन्स 1 लाख। तो मैं Rn यानी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को इधर ले जाता हूं, तो इससे आपके पास जो डिसीजन निकला या एक कंक्लूजन निकला वो ये है, Ra इक्वल टू 1 लाख टाइम ऑफ Rn। यानी न्यूक्लियस की रेडियस से एटम की रेडियस 1 लाख टाइम होती है, यानी 1 लाख गुना बड़ा होता है एटम। किसके कंपेयर में? इस न्यूक्लियस के कंपेयर में। यानी न्यूक्लियस बहुत छोटा सा पार्ट है, बट बचा हुआ जो उसका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन है वो काफी ज्यादा है, और ये 1 लाख टाइम इससे ज्यादा है, 1 लाख गुना है। इसका मतलब 1 लाख गुना पार्ट तो इसका ऐसा एम्प्टी स्पेस की फॉर्म में ही रहता है, क्योंकि यहाँ केवल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है। एटम का मास नेग्लिजिबल है, इसका मतलब ये जो पार्ट है इसका कोई मास ही नहीं है, यानी इसका मैक्सिमम पार्ट एम्प्टी स्पेस है, यानी खाली है। केवल सेंटर में बहुत छोटा सा पार्ट है जिसकी रेडियस 10⁻−15 है, वो कहला रहा है न्यूक्लियस। क्या कहला रहा है? न्यूक्लियस। इसलिए आप कह सकते हैं टोटल जो एटम का मास है वो एटम का मास केवल कहाँ कंसंट्रेट रहता है? न्यूक्लियस में। बाकी का पार्ट तो आप एम्प्टी मान सकते हैं, खाली मान सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब मैं वापस से आता हूं। अब आपके माइंड में सब कुछ क्लियर हो चुका है। चलिए, तो आपके माइंड में सब कुछ क्लियर हो चुका है, यहां तक अपन ने डिस्कशन कर चुके थे। क्या क्लियर हुआ अब आपके माइंड में? बताइए कि एटम कैसा होता है। तो एटम स्फेरिकल होता है और उसमें सेंटर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। बस ये इमेजिनेशन अपने माइंड में रखिए। और न्यूक्लियस की रेडियस कितनी होती है? वेरी गुड, 10⁻−15 मीटर। और एटम की रेडियस कितनी होती है? वेरी गुड, 10⁻−10 मीटर। क्लियर जी? इतने छोटे पार्टिकल हैं, ना तो ये खुद दिखाई देते हैं। अब आप सोचिए इस एटम के अंदर कौन प्रेजेंट है? ये पार्टिकल। अगर ये पार्टिकल ही नहीं दिखाई देते हैं नेकेड आइज या माइक्रोस्कोप से, तो एटम में दिखने के लिए बचा क्या? इसका मतलब ये एटम भी दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा कहा जाता है ना तो माइक्रोस्कोप से ना नेकेड आइज से, दोनों से ही एटम दिखाई नहीं देते हैं। चलिए, अब आते हैं, अब एटम के बारे में आप जान चुके हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का एक इनिशियल आइडिया आपको हो चुका है। अब जाते हैं डिटेल में 1 बाय 1। चलिए, तो आपके सामने 4 बटन्स आ चुके हैं, जिसको भी अपन प्रेस करेंगे अपन उसी दुनिया में चले जाएंगे। मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉन को प्रेस करता हूं तो मैं इलेक्ट्रॉन की दुनिया में चला जाऊंगा। इट मीन्स मैं जाता हूं जे थॉमसन के एरा में। चलिए, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी
देखिए इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई, उसकी डिस्कवरी से पहले एक डिस्कवरी और हुई थी, वो थी कैथोड रे की डिस्कवरी। किसकी डिस्कवरी? कैथोड रे। यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले हुई कैथोड रे की डिस्कवरी। उसके लिए एक सेटअप बनाया गया था, यह है आपका कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। देखिए वैसे इस साल आपका ये वाला पोर्शन आपके उसमें सिलेबस में नहीं है, फिर भी अपन डिस्कस करेंगे, सबका शॉर्ट एंड स्वीट एक आइडिया लेंगे, तभी तो आप चैप्टर को समझ पाएंगे। अगर आप ये आइडिया नहीं लेते हैं तो चैप्टर को अच्छे समझ नहीं पाएंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले इस सेटअप की। तो इसमें एक ट्यूब लिया गया था, एक ग्लास ट्यूब था, और ये एक वैक्यूम पंप यहाँ लगाया गया था। इसकी हेल्प से मैं एयर को अंदर से बाहर खींचता हूँ तो अंदर एयर की डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी और एयर का जो प्रेशर है वॉल पर वो भी कम हो जाएगा। यानी यहाँ एयर के प्रेशर को रिड्यूस कर सकता हूँ इस वैक्यूम पंप की हेल्प से। तो ये वैक्यूम पंप लिया गया है जिसकी हेल्प से एयर की डेंसिटी को कम किया जाता है या एयर का प्रेशर यहाँ पर कम कर दिया जाता है। यहाँ दो प्लेट्स लगाई गई थी, क्लियर। एक प्लेट को बैटरी के नेगेटिव से ऐड किया हुआ या वोल्टेज सब आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है उसके नेगेटिव से, और दूसरे टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से या आपके इलेक्ट्रिक सोर्स के पॉजिटिव से अटैच किया गया है। तो जो पॉजिटिव वाला पार्ट है इसको नाम दिया है एनोड और जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको नाम दिया है कैथोड। ये कहीं ना कहीं कोई प्लेट होगी जो किसी मेटल से बनी होगी या किसी एलिमेंट से बनी होगी। तो अभी तक तो आपने ये माना हुआ है जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ओनली एटम, क्लियर। क्योंकि अभी अपन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी अभी हुई नहीं है। तो अभी तक आपको ये इमेजिन करना है कि जो प्लेट है इसके अंदर छोटे 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 एटम है, उससे छोटा कोई पार्टिकल नहीं है। ऐसे ही इसी प्लेट में ऐसे ही आपको मानना है यहाँ अगर गैस कोई फिल है तो गैस भी क्या है? एक मैटर है, और उस गैस के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, और वो छोटे पार्टिकल्स कौन होने चाहिए? एटम्स होने चाहिए। एटम से कोई छोटा पार्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो मान लीजिए इसमें गैस फिल है। अब इसमें क्या किया? हाई वोल्टेज, काफी हाई वोल्टेज, अप्रोक्सीमेटली 10,000 वोल्ट यहाँ लगाया गया, और यहाँ जो प्रेशर था एयर का, बहुत कम प्रेशर पर एयर या बहुत कम प्रेशर पर कोई भी गैस ली गई। ठीक है, यहाँ गैस आप चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गैस। तो यहाँ आपने डिफरेंट गैसेस भरी, हाइड्रोजन, हीलियम, तो ऐसे डिफरेंट गैसेस फिल की। तो गैस का प्रेशर काफी कम रखा और वोल्टेज काफी हाई रखा, तब सडनली आपको यहाँ एक ग्रीन कलर का स्पार्क या ग्रीन कलर का ग्लो दिखाई देने लगा। अब ये ग्रीन कलर का ग्लो अगर आपको दिखाई देने लगा है, यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ आके टकराया है जिससे ये एक्साइट हो गए हैं यहाँ के पार्टिकल और एक ग्रीन ग्लो करने लगे हैं। तो ऐसा माना गया कि हाई वोल्टेज पर, लो प्रेशर पर कैथोड से कुछ रेस निकलकर एनोड पर जाके टकराती हैं, तभी ये ग्रीन ग्लो यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए रेस तो दिखाई दे नहीं रही हैं, पर इनका आउटपुट आपको जरूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ टकराएगा तभी स्पार्क क्रिएट होगा। तो ऐसा माना गया कि कुछ यहाँ से रेस निकलती हैं कैथोड से और एनोड पर आकर वो टकराती हैं। अब ये जो कैथोड से रेस निकलती हैं, जब इनका नेचर चेक किया गया तो उसके लिए यहाँ क्या किया गया? मान लीजिए ये आपका एनोड प्लेट है, कैथोड प्लेट है, और एक एनोड प्लेट आपने यहाँ लगा रखी है, और यहाँ से पार्टिकल जाते हैं और उसके बीच में से निकल के सीधे जा रहे हैं। अब आपने यहाँ पर दो प्लेट लगाई, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लगाई और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट लगाई, और आपने देखा, देखिए रेस तो आपको दिखाई नहीं देंगी। ये रेज आपको दिखाई नहीं दे रही हैं क्योंकि ये वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल से बनती हैं। जब वो पार्टिकल ही नहीं दिखाई देते तो रेज दिखाई नहीं देगी, पर इसका आउटपुट आप देख सकते हैं। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ही ये प्लेट लगाई पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज, तो जो ग्लो आपका सेंटर में दिख रहा था वो शिफ्ट हो गया, वो ग्रीन कलर का ग्लो अब आपको यहाँ दिखाई देने लगा ज़्यादा। इसका मतलब डेफिनेटली जो पार्टिकल यहाँ पहले टकरा रहे थे या जो रेस सामने टकरा रही थी वो बैंड हो गई है इधर की साइड। अब आप खुद सोचिए, अगर ये पॉजिटिव की तरफ बैंड हुई हैं ये रेस, तभी तो आपको यहाँ स्पार्क दिखाई दे रहा है। ये रेस चाहे दिखाई नहीं दे पर ये स्पार्क तो पता लग रहा है कि यहाँ ग्रीन ग्लो दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब डेफिनेटली आपका जो यहाँ से रेस जा रही है उसने अपना पाथ डेविएट कर दिया है या अपना पाथ चेंज कर लिया है। अब ये कौन सा पाथ पर जा रही हैं? तो देखिए ये पॉजिटिव की तरफ बैंड हुई हैं। अब आप ही मुझे आंसर दीजिए कि पॉजिटिव की तरफ अगर बैंड हो रही है तो इनका नेचर कैसा होगा? क्या पॉजिटिव से पॉजिटिव अट्रैक्ट होता है या पॉजिटिव से नेगेटिव अट्रैक्ट होता है? बिल्कुल सही कहा आपने
कि पॉजिटिव से नेगेटिव अट्रैक्ट होता है, इसका मतलब डेफिनेटली ये रेज जो है ये नेगेटिवली चार्ज रेज हैं, या कहे तो इसमें जो पार्टिकल प्रेजेंट हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। कौन से पार्टिकल्स हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। और इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को ही नाम दिया गया था इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया गया था? इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से ये जो एक्सपेरिमेंट किया, ये डिस्कवरी हुई कैथोड रे, उसकी जब प्रॉपर्टी चेक की, वो प्रॉपर्टी मेनली चेक की थी जे थॉमसन ने। और जे थॉमसन ने जब कैथोड रे की प्रॉपर्टी चेक की तो उन्होंने पाया कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। उन्होंने क्या पाया कि कैथोड रे किससे बनती है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से। और उन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को ही आगे जाकर कहा गया इलेक्ट्रॉन। क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये रेज आई है तो ये रेज आई कहाँ से होंगी? या तो ऐसा कहे कैथोड में से निकल के रेज आई होंगी, या एयर में जो पार्टिकल प्रेजेंट होंगे उनमें से निकल कर आई होंगी। तो आप कह सकते हैं एक्चुअल में ये जो रेज है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ही हैं। और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल या तो प्लेट से निकले हैं या गैस से निकले हैं, पर अल्टीमेटली गैस हो या प्लेट हो, अभी तक आपने क्या इमेजिन कर रखा था कि वो एटम की बनी हुई हैं। इसका मतलब अगर वो प्लेट में से निकल के आ रही हैं तो भी एटम में से निकल के आई होंगी, या इस गैस में से निकली हैं तो गैस में भी एटम ही थे, यानी उस एटम के अंदर से ही ये रेज निकल के आई हैं। तो आप क्या कह सकते हैं कि एटम के अंदर से कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकल कर आए हैं। तो आप सोचिए कि अगर एटम के अंदर से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकल कर आए हैं तो इसका मतलब ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट होंगे? डेफिनेटली एटम के अंदर ही प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से आइडिया लगा कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द एटम। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसका आइडिया से एक्सपेरिमेंट से लग गया। तो टोटली यहाँ पर ये फाइंड आउट हो चुका है। जे थॉमसन ने फाइंड आउट किया कि एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। चलिए, अब जैसे ही थॉमसन को पता लगा कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होते हैं तो उन्होंने एक मॉडल डिफाइन किया। मॉडल होता है जहां आप ये बताते हैं कि जो भी पार्टिकल एटम में प्रेजेंट है तो वो कैसे प्रेजेंट है। क्या वो इलेक्ट्रॉन सेंटर में रहते हैं, बीचों बीच रहते हैं, या पूरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, या इलेक्ट्रॉन बाहर की साइड घूमते रहते हैं। डेफिनेटली आपके माइंड में आ गया बाहर की साइड घूमते रहते हैं। पर ये प्रेजेंट मॉडल की बात है, आपको पता है, थॉमसन को नहीं पता थी। उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उनको बस ये आइडिया लगा कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं इनका कुछ आइडिया उनको नहीं था। तो उन्होंने कुछ इस तरीके से इमेजिन किया कि इलेक्ट्रॉन एक स्फेरिकल शेप में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। पर उनके माइंड में क्वेश्चन आया जो साइड में मैंने लिखा हुआ है, बट आई थॉट द एटम वाज न्यूट्रल। इट इज Thomson knew that there must be a source of positive energy, but was not quite sure how it fit in. So he developed the first model of the atom, which he called plum pudding model. देखिए, थॉमसन को ये आइडिया तो था कि एटम न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गए तो उन्होंने कह दिया इलेक्ट्रॉन भी एटम में प्रेजेंट है। अगर वो केवल इलेक्ट्रॉन शो करते इस एटम में तो बताइए एटम पे क्या चार्ज आना चाहिए था? तो ओनली अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो नेगेटिवली चार्ज है तो डेफिनेटली चार्ज आएगा नेगेटिव। पर एटम न्यूट्रल था, ये भी उनको कंफर्म था, तो उनको ये भी शो करना था कि एटम न्यूट्रल रहे। तो उन्होंने इमेजिन किया कि कहीं ना कहीं एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, और उसमें जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड रहते हैं, यानी जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं, और ये पूरा एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है। तो ये जो पॉजिटिव आप मेंशन कर रहे थे, तो ये पॉजिटिव मेंशन जो किए गए हैं ये केवल एक इमेजिनेशन के बेसिस पर थे कि अगर मुझे नेगेटिव को डिफाइन करना है तो मुझे ये भी मानना पड़ेगा कि पॉजिटिव यहाँ होगा, क्योंकि पॉजिटिव होगा तभी न्यूट्रल होगा, पॉजिटिव माइनस प्लस माइनस जीरो होगा। तो इसी वजह से थॉमसन ने इमेजिन किया कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और उसमें जगह जगह पर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं,
और टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल होता है, इस वजह से ओवरऑल एटम न्यूट्रल होता है। और उन्होंने अपने इस मॉडल को एक मिठाई या एक कहे तो एक पुडिंग से उन्होंने कंपेयर किया जिसका नाम था प्लम पुडिंग। क्या था? प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग क्या होता है? प्लम पुडिंग एक टाइप की मिठाई मान लीजिए आप। इस मिठाई में या इस डिश में जगह जगह पर बीच बीच में प्लम नाम का फ्रूट लगा रहता है। क्या लगा रहता है? प्लम नाम का फ्रूट। तो ये प्लम नाम के फ्रूट अगर आप ग्रीन पार्ट को मानते हैं तो ये बचा हुआ जो पार्ट है जिससे पूरा ये पुडिंग बनी हुई है वो पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए, और इसमें जो फ्रूट लगे हुए हैं उसको नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन मान लीजिए। तो कुछ इस टाइप का इमेजिनेशन इन्होंने किया कि ऐसा कुछ मॉडल होता होगा किसका? एटम का। इसको अगर अपन देखें तो एक वाटरमेलन सीड मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कहा जैसे वाटरमेलन होता है, तरबूज होता है, तरबूज का जो पूरा रेड वाला पार्ट है उसको तो आप मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, और उसमें जगह जगह पर बीच बीच में जो ब्लैक कलर के सीड्स लगे हुए हैं, इन ब्लैक कलर के सीड्स को आप मान लीजिए इलेक्ट्रॉन। तो अब ऐसा कुछ इमेजिनेशन थॉमसन के माइंड में आया और उन्होंने पब्लिक को बताया। तो आपको इस समय इमेजिन कर लेना है, क्योंकि अभी आप थॉमसन के एरा में चल रहे हैं। प्रेजेंट सिनेरियो को छोड़ दीजिए जो मैंने आपको सिखाया, अभी मान के चलिए आप थॉमसन के एरा में उनके टाइम के हैं। तो उस टाइम आपको क्या इमेजिन कराया जा रहा है कि जो एटम है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और जगह जगह पर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इसमें लगे हुए हैं, जस्ट लाइक ए सीड इन वाटरमेलन, जैसे वाटरमेलन में सीड होते हैं। इसलिए इस मॉडल को कहा गया था प्लम पुडिंग मॉडल। ये इंपॉर्टेंट है कि थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है वो प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां जगह जगह पर प्लम नाम के फ्रूट्स लगे होते हैं। क्लियर? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में जो जो बताया गया या जो जो आप जान चुके हैं उसको थोड़ा सा रिवाइंड करता हूं। ये वापस एक मॉडल आपके सामने है जिसमें जो सेंटर है, इस सेंटर को थोड़ी देर के लिए न्यूक्लियस मान लेते हैं और इसके अराउंड जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। चलिए, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। सबसे इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी स्मॉल एंड कैन नॉट बी विजिबल इवन बाय माइक्रोस्कोप। एटम इलेक्ट्रॉन इतना स्मॉल है कि वो नेकेड आई से क्या माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन हैज नेग्लिजिबल मास। इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल है, बाकी जितने भी पार्टिकल है उसके कंपेयर में आप इलेक्ट्रॉन का मास जीरो मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? जीरो। यानी और पार्टिकल के कंपेयर में वेरी 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 लेस मास होता है इलेक्ट्रॉन का। अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सर्कुलर पाथ अराउंड पॉजिटिवली चार्ज एंड मासिव पार्ट विच प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ एटम। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं, तो कुछ सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, पर इसका आइडिया अभी तक थॉमसन को नहीं था। थॉमसन को ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। उनका मानना था वो तो बस अपनी जगह पर फिक्स हो जाते हैं जैसे प्लम इन पुडिंग। और वो जो मासिव पार्ट सेंटर में माना गया है, जिसको हैवी पार्ट माना गया है, वो कौन सा है? वो है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो रहते हैं न्यूक्लियस में। दिस सर्कुलर पाथ्स आर नोन एज शेल। इन सर्कुलर पाथ को जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उनको कहा जाता है शेल। और जो सेंटर वाला पार्ट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, जिसमें मास है एटम का, उसको कहा जाता है न्यूक्लियस। आई थिंक अभी तक सबको न्यूक्लियस और शेल का तो एक अच्छा आइडिया हो गया होगा, और इलेक्ट्रॉन का भी काफी अच्छा आइडिया हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे हैं, मास बहुत कम है, निग्लिजिबल है, नेकेड आई से माइक्रोस्कोप से नहीं देखे जा सकते हैं, और वो रेगुलर शेल में रिवॉल्व करते हैं। चलिए वापस आता हूं मैं अपनी स्लाइड पर। चलिए अब इलेक्ट्रॉन की